आज हम इंडियस 19 की रिवीजन करेंगे। इंडियस 19 शॉर्ट में कैसे कर लिया जाए। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे। देखो, इंडियस 19 का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ये किस किस पर अप्लाई ही नहीं होता। स्कोप एंड मीनिंग। तो ये नॉट एप्लीकेबल है ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी कोई और स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट पर इंड एस कौन सा अप्लाई होता है, 102। तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, बाहर। दूसरी बात आती है कि एम्प्लॉय का बेनिफिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर किस चीज का है, टू फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यानी ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड जो है ये एक्रूअल बेसिस पर आपको काम करवाना चाहता है। एक्रूअल का क्या मतलब हो गया? एक्रूअल का मतलब हो गया कि जब आपको सर्विसेज मिलती हैं, जब आप सर्विसेज कंज्यूम कर लेते हो एम्प्लॉय से, हमें अपने पास तभी उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जब आप उसकी सर्विसेज लेते हो उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, वेदर पेड और नॉट। इसीलिए हम लोग अपने पास ग्रेच्युटी बुक करेंगे, क्योंकि ग्रेच्युटी बाद में पे होनी है बट सर्विसेज वो दे चुका है। इसीलिए हम लोग लीव सैलरी बुक करेंगे, इसीलिए हम लोग अपने पास टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां मुद्दा उठता है कि सर एम्प्लॉय का क्या मतलब है। एम्प्लॉय के लिए एक देखो डेफिनेशन वाइज कहें तो जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉय। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉय। सिमिलरली मैंने कहा कि जो इंटर्न्स होते हैं, इंटर्न्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयज, लेकिन सीए इंटर्न इसमें नहीं आएंगे, नॉट सीए इंटर्न। ठीक है, जो सीए इंटर्न है वो हमारे पास रेगुलेटेड है, लेकिन जो जनरल इंटर्नशिप होती है कि हम बोलते हैं कि हाँ ये इंटर्नशिप मिल रही है कहीं पर, तो नॉर्मल रेगुलेटेड नहीं होती है, वो सारे के सारे यहां पर चले आएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। एम्प्लॉय में तो ओन एम्प्लॉय भी आएगा, उसका स्पाउस भी आएगा, और उस पर कोई डिपेंडेंट्स है ऑन एम्प्लॉय, वो भी चले आएंगे। एक और भी क्वेश्चन उठता है बेनिफिट्स। ये सब ना हमको एमसीक्यू में मदद करेंगे। ये जितनी भी थी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली नहीं इफेक्ट डालेगी, बट ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी एमसीक्यू के लिए। बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं, या जो फॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में डिफाइंड है। इसका मतलब ये डिफाइंड कहां पर है, डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट। या आपके पास लीगल होते हैं, लीगल या लेजिस्लेटिव, ये डिफाइंड कहां पर है, ये डिफाइंड है इन लॉ कि आपको ग्रेच्युटी पे करनी है। या होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मतलब ये कि आपने वो पैसा देना है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, पर पास्ट हिस्ट्री है कि आप ऐसा करते रहे हैं, एंड एम्प्लॉइज आर अवेयर। उन्हें मालूम है, जिससे उनके मन में एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन आ गई है कि हमें भी ऐसा पैसा मिलेगा। उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो बेनिफिट जो अराइज होते हैं वो यहां से अराइज होते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट चार तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक टर्मिनेशन एम्प्लॉय बेनिफिट, एक एलटीईबी और एक पीईईबी। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वो हैं जो पेबल है विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। अभी चर्चा करेंगे, मतलब जो विद इन 12 मंथ पे करना है अपने। टर्मिनेशन बेनिफिट है जैसे रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, जैसे ले ऑफ कॉम्पनसेशन, जैसे वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पनसेशन, जिसका मकसद एक ही होता है कि हम बोल रहे हैं ये पैसे तुम्हारे ना आने के लिए हैं।
ओके, हम उतना दुखी हैं उससे, हम बोल रहे हैं तुमको नहीं आना है, ये उसके पैसे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने ऑलरेडी काम कर लिया था इसलिए तुम्हें ग्रेच्युटी देना चाहते हैं, तुमने ज्यादा काम कर लिया था तुम्हें लीव सैलरी देना चाहते हैं। हमने कहा ये तुम्हारे ना आने की वजह से कि तुम मत आना, ये पैसे ले लो मुझसे। इसे बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स। इनमें कोई पीरियड नहीं देखा जाता, ये तो जब भी आप पे करेंगे, जिस आदमी को बोलेंगे कल से नहीं आना, ये लो पैसे। इट्स नॉट रिटायरमेंट, अगेन ध्यान रखना, जब आप इंप्लॉय को बोलते हैं कल से नहीं ना, तो उसे ग्रेच्युटी भी देते हो और टर्मिनेशन का बेनिफिट भी देते हो। टर्मिनेशन मतलब ना आने के पैसे, सिर्फ उसकी बात चल रही है। एलटीबी है आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। कब तक? बिफोर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से या टर्मिनेशन से पहले जो आप देते हैं उन्हें एलटीबी बोलते हैं। और पीबीबी क्या है? जो ऑन रिटायरमेंट पे करते हो, ऑन रिटायरमेंट और लेटर, यानी रिटायर होने के बाद या रिटायर होने वाले दिन जो आप पे करते हो, पीईबी है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जो आपके आफ्टर 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट है वो एलटीबी हो गए। नौकरी पे ना आने के जो पैसे आप जब भी देंगे वो आपका टर्मिनेशन बेनिफिट है, और विद इन 12 मंथ जो देने हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। तो ये हमारे पास बेसिक उसके मैंने कुछ बातें बताई। अब बारी आती है कि इसके अंदर हमारे पास इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो मैं आपको ये अकाउंटिंग जो बताऊंगा वो अकाउंटिंग कैसे बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एसटीईबी के बारे में। इसका मैं आपके साथ चार्ट नंबर ए बना देता हूं क्योंकि एक पेज में आने में दिक्कत हो जाती है। एक टर्मिनेशन बेनिफिट होगा, इसका मैं चार्ट नंबर बी बना देता हूं। और हमारे पास एक एलटीईबी होगा एंड पीईईबी होगा, जिनके अंदर हम लोग अपनी अकाउंटिंग सिमिलर करते हैं, और उसके अंदर हम लोग अपने पास सी नंबर चार्ट में इसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसका मतलब यही स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। एलटीईबी और पीईईबी की अकाउंटिंग सेम है एक्सेप्ट हम एलटीईबी में क्या करते हैं, हम एलटीईबी में जो भी एक्चुअली का गेन और लॉस है, जो एक्चुअली का गेन और लॉस है, हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं टू पीएनएल बिकॉज ऑफ द लो अनसर्टेनिटी रेट्स। ओके, हम वहां पीएनएल में डालते हैं। जबकि पीईईबी में आप उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीईईबी में आप ट्रांसफर कर देते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। वहां आप ट्रांसफर कर देते हैं। ये दो रदर एक ही पॉइंट है, दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो दोनों की अकाउंटिंग सेम है, इसलिए हम चार्ट नंबर सी कंबाइंड बनाएंगे। ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे और बाकी काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास उठता है मुद्दा कौन सा? नंबर ए का। तो ब्लू पेन से देखता हूं मैं। एसटीईबी, पहली बात तो साहब विद इन 12 मंथ पे होने हैं, इसमें ध्यान रखना है, इसमें डिस्काउंटिंग नहीं अलाउड है, क्योंकि विद इन 12 मंथ पे करना है तो आपको इसमें कहीं पर भी डिस्काउंटिंग की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसमें कहीं पर भी एक्चुअली रिपोर्ट नहीं चाहिए होती। विद इन 12 मंथ पेबल है तो आपको कोई एक्चुअली रिपोर्ट भी नहीं चाहिए होती, यानी कि आपको कोई एक्चुअली का चक्कर नहीं होता। तीसरा, मैंने आपसे कहा इनमें जनरल एंट्री हम जो डालेंगे वो कौन सी होंगी? सभी एसटीईबी के अंदर। तो एंट्रीज बेसिकली जैसे सैलरी वाली एंट्री की अगर हम बात करें तो आप एंट्री क्या डाल सकते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, और बाद में सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने कहा ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका एक ऑल्टरनेटिव करेंगे। हम क्या करेंगे? सैलरी। अच्छा, जरूरी नहीं है वर्ड सैलरी लिखो, अब सैलरी लिखो, एम्प्लॉय बेनिफिट लिखो, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन लिखो, आप कोई और नाम लिखो, बात वही है कि अल्टीमेटली सबकी बात एक ही है। ये हम डाल देंगे प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर सैलरी। फिर उसके बाद हम अगले साल नेक्स्ट ईयर ये प्रोविजन फॉर सैलरी को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, वापस सैलरी में क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई पेमेंट आपने की है तो हम अगले साल के अंदर सैलरी टू कैश कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में हमारी ये एंट्रीज हो जाएंगी, ये करंट ईयर में एंट्री हो जाएगी और वो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है वर्ड प्रोविजन ही यूज करें, लेकिन हम प्रोविजन की तरह उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ओके
सैलरी पेबल है और आपकी अप्रूवल डेट तक हो चुका है, तो फिर देयर इज नो नीड टू राइट वर्ड सैलरी प्रोविजन। वो हमारे क्लास नोट्स के अंदर आप रेफर कर सकते हैं, उसमें डिटेल में चर्चा है। बट मैंने कहा आप अपनी अकाउंटिंग इस प्रकार से करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहती है अपने पास, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था मैंने कहा ये जो आपके पास STEB है वो कौन कौन से हो सकते हैं। या तो ये हो सकती है सैलरी पेबल की, जैसे आप मार्च की सैलरी पेबल इन अप्रैल, तो ये वाला केस हो सकता है जिसमें कोई ज्यादा मत्थापच्ची होती नहीं है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कितना अमाउंट आपने पे करना है, क्योंकि आपको अगर मार्च में नहीं भी पता तो अप्रैल में आके पता चल जाता है, और अप्रैल में पता चल जाता तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो आप अल्टीमेटली मार्च के अंदर ही उसकी सैलरी का अमाउंट करेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी सैलरी पेबल है विच इज योर करंट लायबिलिटी, जिसको हम अपने पास ट्रेड पेबल में शो कर देते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसमें बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, इनमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको अपने पास बेस्ट एस्टिमेट लगाना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे जो बोनस प्लान्स होते हैं इसके किसी पर बेस्ड होते हैं, किसकी प्रॉफिट पर बेस्ड होते हैं, तो हमको अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाना पड़ता है। तो आमतौर पे आप क्या करते हो, आप बोलते हो जो भी आपका प्रॉफिट है इनटू जो आपका बेस्ट एस्टिमेट है परसेंटेज में, कि कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो आप देखते हो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ध्यान रखना वही एम्प्लॉइज जिनको बोनस की एलिजिबिलिटी है, जो नए ज्वाइनीज होते हैं उनको बोनस की एलिजिबिलिटी जनरली उसके बाद होती है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो एलिजिबल हैं उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोनस पर एम्प्लॉय। ध्यान दें अगर बोनस पर एम्प्लॉय में वो कहता है कि आपको कोई एक्सपेक्टेड है कि बोनस का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली फिर उस अमाउंट को पहले ही इंक्रीज करके लेते हैं। ये आपका बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की अकाउंटिंग होती है। बहुत सिंपल होता है, इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन थे, हमने वो डिस्कस किए थे, इस पर तो देयर वाज नो क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास शायद 2 क्वेश्चंस थे, वो आपको अपने पास हमने अगर मालूम हो तो ये हमारे पास क्वेश्चन अरेंजमेंट है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, जिनमें से जो हाईलाइटेड हैं दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डार्क रेड से हाईलाइटेड है, मतलब एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर जाओ और ये रिवीजन वीडियो देख जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सारा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक होता है शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब है कि इंप्लॉय से आपने इस साल एक्स्ट्रा काम करवा लिया और आप उसको उसके बदले में कोई बेनिफिट लेटर ऑन पे कर देंगे, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। ध्यान दें अगर ये कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस नहीं है मतलब हमने काम करा लिया और उसके बदले कुछ नहीं देना, उसे बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट्स। भाई आपसे आपके दफ्तर में ज्यादा काम करा लिया, शाम को भी लेट रुकवा लिया, शनिवार को भी बुला लिया, बदले में कुछ मिलना नहीं है, तो इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, नो ट्रीटमेंट। सिंपल सी बात है, दफ्तर को फायदा हुआ है, आपने दफ्तर के अंदर कुछ काम किया है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हुआ है, बट उसके बदले में आपकी कोई कॉस्ट नहीं है जो कंपनी ने आपको पे करनी है। देयरफॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाओ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगाओ कि आपको उसके बदले में कोई कॉस्ट ही पे नहीं करनी है, तो देयरफॉर देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट्स हैं, मतलब ये कि छुट्टी के बदले में कुछ दिया जाएगा, तो इस पर हमारे पास अकाउंटिंग होती है। छुट्टी के बदले में क्या दिया जाएगा, मैंने कहा था 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं, एक होता है वेस्टेड बेनिफिट, मतलब एक्यूमुलेट हुए हैं, जो एक्यूमुलेट हुए हैं वेस्टेड बेनिफिट, और दूसरा अनवेस्टेड या नॉन वेस्टेड। वेस्टेड बेनिफिट का मतलब है कि आप उससे कह रहे हैं कि छुट्टी के बदले छुट्टी ले लेना, नहीं तो कैश ले लेना, और इसके अंदर आप क्या बोल रहे हैं, छुट्टी के बदले में सिर्फ छुट्टी मिलेगी भाई साहब और कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अल्टीमेटली एक केस में क्या है कि छुट्टी के बदले में कैश भी ले सकता है, अगर छुट्टी के बदले में कोई कैश भी ले सकता है तो अल्टीमेटली वो अपने पास जितनी छुट्टी इकट्ठी करेगा उसका बेनिफिट ले ही लेगा, या तो छुट्टी के बदले छुट्टी ले लेगा या छुट्टी के बदले में कैश ले लेगा। और अनवेस्टेड में क्या है कि आपने उससे कह दिया कि भाई साहब छुट्टी के बदले आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, छुट्टी ही मिलेगी, खाली कैश नहीं मिलेगा अपने पास, ठीक है।
इनमें होता क्या है, आप अगर मान लीजिए वेस्टेड है तो 100% आप अपने पास जो कैरिड फॉरवर्ड लीव है उसकी आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अगर मान लो अनवेस्टेड है तो आप एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लीव टू बी अवेल्ड, आपको कितनी छुट्टियां लगती हैं आप उसी को रिकॉर्ड करते हो। ये एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन आप किस पर बेस्ड कैलकुलेट करते हो, ये एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन आप बेस्ड ऑन योर पास्ट हिस्ट्री देखते हो कि हाँ ये एम्प्लॉय बेसिकली कैसे कर सकता था, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पास काम करते हो। मुझे फटाफट से बताइए कि मैंने आपको इन दोनों के केसेस के अंदर मैंने अंतर तो बता दिया कि एक में क्या अंतर है, एक में 100% है, एक में एक्सपेक्टेड है। बाकी फॉर्मूला कौन सा लगाना था, इन दोनों केसेस में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो एलिजिबल हैं। ध्यान देना, मैं जब बोलता हूं एलिजिबल तो कई बार ऐसा होता है कि कई नए ज्वाइनीज होते हैं, नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो एलिजिबल ही नहीं होते। तो हमको पहले देखना पड़ता है क्वेश्चन में सावधानी से कि जो एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं वो कौन कौन से हैं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना कि कौन कौन से एम्प्लॉइज को छुट्टियां एलिजिबल हैं। मल्टीप्लाइड बाय कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लीव्स एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, कि भाई छुट्टियां कितनी एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड हैं। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करते हो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले देखते हो ब्रॉड फॉरवर्ड लीव्स कितनी है। ध्यान दें, जो नए ज्वाइनीज होंगे उनका ब्रॉड फॉरवर्ड लीव नहीं होगा, जो पुराने होंगे उन्हीं का ब्रॉड फॉरवर्ड लीव्स होगा, प्लस जितनी उनको नई एंटाइटलमेंट है आपने नई छुट्टी जो उसको दे दी है। तो ये छुट्टियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव, फेस्टिवल लीव, मैटरनिटी लीव, पेटर्निटी लीव, कई तरह की छुट्टियां हो सकती हैं। तो आई एम सिंपली सेइंग जो भी उसके अंदर नई इंटाइटलमेंट है माइनस जो लीव उसने ले ली उसी साल में जो उसने लीव ले ली। भाई अल्टीमेटली इस साल के बिगिनिंग में उसके पास मान लो 5 छुट्टियां थी, उसको 10 छुट्टियां नहीं मिली, उसने 6 छुट्टियां ले ली। अब सवाल उठता है जब 6 छुट्टियां ली तो कौन सी वाली ली। तो मैंने आपको कहा कि इसके लिए हमको अपने पास क्वेश्चन में लीफो या फीफो की एजम्पशन लगानी पड़ती है। जो फीफो है वो आपकी बेस्ट जजमेंट एजम्पशन होती है। तो लीफो का क्या मतलब होता है, लीफो का मतलब होता है ये 6 छुट्टियां जो ली जा रही हैं वो कहां से ली जा रही हैं, ये 5 में से ली जा रही हैं। और फीफो का क्या मतलब होता है उसका मतलब है कि आप अपने पास मैंने उल्टा बोल दिया, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो में आप छुट्टियां ये लेते हैं और फीफो में आप छुट्टियां ये लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना अपने पास कि जो छुट्टियां आप अपने पास एक्सपायर हो गई, क्या छुट्टियां कुछ एक्सपायर भी हो जाएंगी। हाँ भाई हो सकता है ना वो कहे कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लीव थी अगर आपने नहीं ली तो एक्सपायर हो जाएंगी। तो जो बचता है इसे बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड, और ये वही वाला कैरिड फॉरवर्ड है। ओके तो हम इस कैरिड फॉरवर्ड में फिर आगे देखते हैं क्या ये 100% लेना है अगर ये वेस्टेड है, या सर्टन परसेंटेज लेना है। ठीक है ना भाई, अगर आपने सर्टन परसेंटेज लेना तो सर्टन परसेंटेज। तो ये इस तरह से हम कैरिड फॉरवर्ड लीव निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सैलरी पर डे। और सैलरी पर डे हम कैसे ढूंढेंगे, तो सैलरी पर डे को ढूंढने के लिए जो भी आपकी बेसिक सैलरी है प्लस जो डियरनेस अलाउंस है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 365 माइनस हॉलीडेज अलाउड। मतलब सैटरडे संडेज वगैरह जो अलाउड है वो छुट्टियां हटा करके ये आपके पास निकल कर आती है सैलरी पर डे। इसमें हम प्लस माइनस कर देते हैं एक्सपेक्टेड एस्केलेशन, ये एक्सपेक्टेड चेंजेस कि भाई पास्ट में इतनी छुट्टी थी, भाई पास्ट में उसकी सैलरी कितनी थी, तो पास्ट में हमने कहा उसकी सैलरी कितनी थी, ये सैलरी थी उसकी पास्ट में, डिवाइडेड बाय ये कर दिया, ये सैलरी पर डे आ गई, तो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। इसमें और क्या एक्सपेक्टेड है, उसको लगता है 10-15% सैलरी और बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकल आती है, ये निकल कर आती है हमारे पास छुट्टियों का वो कैलकुलेशन जो आपको अपने पास करना होता है।
क्या हमारे पास ये छुट्टियों पर भी कुछ क्वेश्चंस थे? हाँ, मैंने आपको इसमें बता दिया छुट्टियों वाले क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। 6, 9 और 20 खाली ये क्वेश्चन कर लो, और बोनस वाले में से क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। मतलब इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत इस स्टैंडर्ड में नहीं आएगी, सफिशिएंट प्रैक्टिस मान ली जाएगी और इंपॉर्टेंट भी पार्ट हो जाएगा ये। तो दिस वॉज योर बेसिकली नंबर 1 पॉइंट विच वॉज STEB। तो ये मैंने अपने पास नंबर दे दिया था A। ठीक है, अब मैं आ गया अपने पास नंबर B। नंबर B है मैं साइड पर हो जाऊं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स। तो टर्मिनेशन बेनिफिट बेसिकली किसके लिए है? फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ध्यान दें, मतलब दफ्तर में ना आने के पैसे हैं। ये ग्रेचुटी नहीं है कि ग्रेचुटी भी तो टर्मिनेशन पे ही पे होती है, बट ग्रेचुटी को टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं बोलते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पनसेशन है दफ्तर में ना आने के लिए, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इसका नाम है। इनकम टैक्स में आप पढ़ते भी हैं इसको कि इसके ऊपर कितने की रियायत मिलती है। ले ऑफ कॉम्पनसेशन, मुझे बताना इन दोनों पर आजकल भी टैक्स में एडवांटेजेस हैं कि नहीं है। मतलब आपका थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या रिट्रेंचमेंट के ऊपर आजकल भी टैक्स का एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता। VRS कॉम्पनसेशन, VRS होती है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। तो जब भी कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को कहती है भाई इतने पैसे हमसे ले लो और कल से नहीं आना, इसे बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। इसको आप अपने पास 100% क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। इस खर्चे को आप 100% राइट ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस में डाल देंगे। मैंने क्या लिख दिया ये इसे आप राइट ऑफ कर देंगे एज एक्सपेंस। 100% आप उसको एक्सपेंस में ऐड दें। क्या हम इसको डेफर कर सकते हैं? पुराने जमाने में कभी डेफरमेंट अलाउड होती थी, आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, तो मैं फिर भी लिख देता हूं नो डेफर। आप डेफरमेंट नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग डेट पर कई बार टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर पेबल। भाई एक एम्प्लॉय को आपने बोल दिया कल से नहीं आना, आज 31 मार्च है, वो कह दिया कल से नहीं आना, अब उसके पैसे मैंने आज दिए नहीं कल दूंगा, तो इसका मतलब क्या मेरे पास ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च पर हमारे पास वो पेबल भी हो? हाँ बिल्कुल, जो कोई ये थोड़े ना सारे इंप्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर आप रिट्रेंच करेंगे। आपने 31 मार्च को किया और उसकी कॉम्पनसेशन पे करने में कुछ समय है, तो अगर ये पेबल है तो ये क्या है? दिस इज आर योर करंट लायबिलिटी। ध्यान दें, इसको हम शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट नहीं बोलते, रहेंगे टर्मिनेशन बेनिफिट ही, बट ये करंट लायबिलिटी में होते हैं और इसकी भी डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है। मैंने इसी में बताया था कि टर्मिनेशन बेनिफिट कई बार बेस्ड ऑन एक्टिव प्लान्स होते हैं। व्हाट आर बेस्ड ऑन एक्टिव प्लान्स? भाई कंपनी ने एक VRS की स्कीम निकाल रखी है और VRS की स्कीम में कह रखा है कि अगर आपने रिटायरमेंट लेनी है तो पैसे अपने उठाओ और चले जाओ। बट अभी हमारे पास वो स्कीम एक्टिव है, लोग उसमें रिटायर हो सकते हैं। तो क्या अभी 31 मार्च को लोगों के पास चॉइस है, वो रिटायर हो सकते हैं, वो पैसा ले करके जा सकते हैं VRS का, तो क्या मैं उसकी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा? तो मैंने आपको बोला लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे एज प्रोविजन प्रोवाइडेड। इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, वो वही कंडीशन है जो इंड AS 37 की है। नंबर 1, देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम दिस VRS स्कीम, यानी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, यानी देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है? जब चांसेस ऑफ अकरेंस आर मोर देन 50%। फिर मैंने आपसे कहा कि देयर मस्ट बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या रिटायरमेंट पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा जो आप उसको पैसा देंगे टर्मिनेशन का? द आंसर इज यस, विच कैन बी रिलायबली मेजर्ड, जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं रिलायबली। ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो आप प्रोविजन दिखाते हैं। इसका मतलब अगर 31 मार्च को किसी कंपनी की VRS स्कीम एक्टिव है तो क्या वो अपने पास उस पर बेस्ड प्रोविजन बनाएगी? द आंसर इज यस। ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो उसको अपनी प्रोविजन बनानी पड़ेगी और वो प्रोविजन डिस्काउंट नहीं होगी और उस प्रोविजन को अपने पास हम नॉर्मली विद इन 12 मंथ पे कर देंगे। ओके, तो इसमें और कोई मत्थापच्ची नहीं है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स के अंदर भी आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये मैंने पॉइंट ये भी खत्म कर दिया। फिर आ गया मेरे पास कौन सा? LTEB एंड PEEB, जिसका मैंने बना दिया चार्ट नंबर 3।
चार्ट नंबर 3 कि ये LTEB और PEEB, जिसका मैंने आपको अकाउंटिंग का डिफरेंस बता दिया, तो मैंने कहा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है इसके अंदर हमारे पास कि आपको अगर ये अमाउंट इमटेरियल है, जो आपके, मैंने कहा एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, अगर अमाउंट इमटेरियल है तो आप इसे क्लेम बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको अपने पास इसके अंदर कोई खर्चे को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। जब एक आदमी आपसे पैसा क्लेम करेगा आप तभी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और तभी अपने पास उसको बुक कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर ये अमाउंट इमटेरियल होगा तो। और मुझे ये भी बताओ, क्या अमाउंट इमटेरियल माने जाएंगे? आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या वो इमटेरियल अमाउंट माना जाएगा? नहीं भाई साहब, जो आपको पूछा जा रहा है इट्स ऑल मटेरियल, उसको आप मटेरियल ही मानेंगे अपने पास, ठीक है। मैंने दूसरी बात आपसे कही कि LTEB के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये पता होने चाहिए ना, सबैटिकल लीव्स कॉम्पनसेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, जुबली बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म डिसएबिलिटी बेनिफिट्स। ये आपको ना नाम इसलिए पता होने चाहिए, कहीं MCQ में पूछ सकते हैं। डेफर्ड कॉम्पनसेशन, तो इसका मतलब दीज आर बेसिकली योर LTEB बेनिफिट्स। और भी हो सकते हैं, इतने इनफ है आपके लिए। और मेरे पास एक PEEB भी होते हैं। PEEB की अगर मैं बात करूं तो PEEB में कौन होंगे? जैसे पेंशन, जैसे हाउसिंग, रिटायरमेंट के बाद वाली हाउसिंग, जैसे मेडिकल, रिटायरमेंट के बाद वाला मेडिकल, सेटलमेंट अलाउंस, वो एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के अपने गांव जा रहा है तो उसको सेटल करने के जो पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, जो आप एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है वो भी तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट है, या कोई भी और, ग्रेचुटी, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया मतलब जो आउट ऑफ ग्रेस आप अपने पास पे करते हैं, हम उनको बोलते हैं अपने पास कि ये हमारे पास इस तरह के आइटम्स हैं। ये PEEB कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि अल्टीमेटली इनके अंदर आपको एक काम करना है। ये मैं सी का फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। LTEB हो या PEEB हो, इसे आपको क्लासिफाई करना है। या ये क्या होगा, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान होगा, या ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगा, जिसको आप DBO बोलते हो, इसे आप DCP बोलते हो। DCP में हमारा जिम्मा क्या होता है, एम्प्लॉयर का जिम्मा क्या होता है? एम्प्लॉयर का जिम्मा ऑब्लिगेशन सिर्फ क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करने तक का होता है। रिस्क किसका होता है? रिस्क एम्प्लॉय का होता है या फंड का होता है? फंड मतलब भारत सरकार की संस्था, उसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा। एम्प्लॉयर का रिस्क नहीं होता। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूं। तो इसको तो रब भी कर देते हैं भाई। तो इसमें जो रिस्क होगा, नो एम्प्लॉयर्स रिस्क, एम्प्लॉयर का रिस्क नहीं होता। आमतौर पे मैंने बताया इसके अंदर फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, एक मिनट रुको। ये लीजिए, नो एम्प्लॉयर रिस्क, एम्प्लॉय और फंड रिस्क। ठीक है ना, मतलब 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। जनरली इनमें फॉर्मूला नहीं होता, इसमें हमको सिर्फ कंट्रीब्यूशन करनी होती है, हम वो कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हम कंट्रीब्यूशन जनरली कहां पर करते हैं? हम कंट्रीब्यूशन कर देते हैं मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स के अंदर,
जिसके अंदर बड़े सारे एम्प्लॉयर मिलकर के अपना फंड चला रहे होते हैं, अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर बड़े सारे एम्प्लॉयर इकट्ठे होते हैं और वो अपना अल्टीमेटली एम्प्लॉय के लिए पैसा जोड़ते रहते हैं। एक होते हैं स्टेट प्लान्स, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेट जो होता है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके द्वारा लेजिस्लेटिव एक फंड है उसके अंदर पैसा डाल देते हैं। जैसे हमारे भारत सरकार का ईपीएफओ है, हम वहां पैसा डाल देते हैं और वहीं से अल्टीमेटली एम्प्लॉय को पेमेंट होती है। फिर हमारे पास आते हैं इंश्योरेंस प्लान्स, जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे देते हैं प्रीमियम के और उससे कहते हैं भाई साहब अपने मेरे एम्प्लॉयज की पेमेंट तुम कर देना जब वो रिटायर हो रहे होंगे या जब उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट अराइज होगा। और लास्ट के अंदर हमारे पास होते हैं जो एम्प्लॉयज के ट्रस्ट होते हैं, जो मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट, जो मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर होते हैं, वो अल्टीमेटली ट्रस्ट होते हैं। हम ट्रस्ट को पैसा दे देते हैं, ट्रस्ट उसको संभालता है और अल्टीमेटली ट्रस्ट एम्प्लॉयज को पे कर देता है। तो जो डीसीपी प्लान होते हैं इन सब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। यदि हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया अगर हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, नो कंट्रीब्यूशन, तो देन हमारे पास लायबिलिटी बुक हो जाएगी, क्योंकि आपने अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी हो गई। अगर वो पेबल विद इन 12 मंथ है तो आपने इसे डिस्काउंट नहीं करना है, और अगर ये पेबल बियॉन्ड 12 मंथ है तो आपको इसको डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। अगर आपने 100% पे कर दिया है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है कंट्रीब्यूशन, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक एसेट बन जाएगा जिसका नाम होगा प्रीपेड एसेट, जो कि आपका अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। जो आपका कंट्रीब्यूशन है वही आपका 100% एक्सपेंस माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज योर 100% एक्सपेंस। ओके, तो मैंने आपको जो ब्लू पेन से लिखा है इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दिस इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डीसीपी। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। हमको ये रेड पेन से जो लिखा है ये आपके अगेन एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के हमारे पास फंडिंग हो सकती है, कितने तरह के फंड्स हो सकते हैं, और बाकी ये उसके फीचर्स हैं। किसी सवाल में पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ साहब ये अल्टीमेटली हमारा डीसीपी है कि डीबीओ है, आप इन फीचर से उसको पहचान लेते हैं कि हमारे पास वो क्या है। फिर दूसरा कौन सा प्लान होता है, एक तो मैंने आपसे कहा ना ये होता है, तो दूसरे प्लान कौन से होते हैं, दूसरे प्लान होते हैं डीबीओ। ठीक है, तो डीबीओ, इसको मैं रेड पेन से पार्टीशन कर लेता हूं इसके अंदर। तो दूसरे कौन से आ गए साहब, डीबीओ। तो डीबीओ में क्या होता है डीबीओ में मैंने यहां इंप्लॉय लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन है टू पे बेनिफिट्स, उसने बेनिफिट पे करना है। फंडिंग इज नॉट मैंडेटरी, फंड इज नॉट मैंडेटरी। आप फंड करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अगर 100% मेंटेन कर लोगे तो हम बोल देंगे फंडेड है ये, अगर बिल्कुल फंडेड नहीं होगा तो हम बोलेंगे अनफंडेड है ये, अगर पार्शली फंडेड होगा तो हम बोलेंगे डेफिसिट फंडेड है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास और फंड वही हो गए, पैसा ये फंड वाला कहां जाएगा, इन्हीं में जाएगा, और इन्हीं को आप प्लान एसेट बोलते हैं। इन्हीं को आप अल्टीमेटली क्या बोल देंगे कि दीज आर प्लान एसेट। मुझे ये बताइए इसके अंदर एम्प्लॉय को जो हम पैसे देंगे क्या वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये एक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। रिस्क सारा का सारा किसके पास है, रिस्क सारा का सारा एम्प्लॉयर के पास है, यानी एम्प्लॉयर के पास सारा रिस्क है। एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं, उसको वहीं पैसे मिल जाने हैं। और फिर से समझाने के लिए कह रहा हूं कि फंड हम कहां रख सकते हैं, फंड कैन बी विद मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान या एम्प्लॉय ट्रस्ट प्लान। और जो भी आप मल्टी एम्प्लॉयर प्लान को पैसा देंगे उसी को प्लान एसेट बोलेंगे, या जो भी स्टेट फंड को पैसा देंगे उसे प्लान एसेट बोलेंगे, जो भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देंगे वो प्लान एसेट बोलेंगे, और जो आप एम्प्लॉयज को देंगे वो भी प्लान एसेट बोलेंगे। ओके, तो यानी कि दीज आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड जो हमारे पास हो सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि हम अपने पास इन सिचुएशंस को अगर अपने पास रिकॉर्ड करना चाहें तो हमने आपके साथ इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई। ब्लू पेन।
इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊं, अगले पेज पर ही ले जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे फटाफट से बताइए, इसके अंदर हमारे पास जो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको हम कौन से मेथड से अप्लाई करते हैं? हम हमेशा अप्लाई करेंगे प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। क्या आप इससे बच सकते हैं? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन एक दो हमने कराए थे ना, क्या आप इससे बच सकते हैं? वो इमटेरियल वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई अगर इसका अमाउंट इमटेरियल है तो आप उसको क्लेम बेसिस पे कर सकते हैं, उसको छोड़ दो। अदर देन दैट क्या आप इससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। दिस हैज टू बी अप्लाइड, आप इससे बच नहीं सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं बाय चेंज इन पॉलिसी हम बच सकते हैं कि अगर हम पॉलिसी चेंज कर लेंगे तो बच जाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि इंड एस 8 आपको जो पॉलिसी चेंज करने को बोलता है वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए बोलता है। वो कहता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा कब कब, जब जब आपको कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है बिकॉज आपका कोई इंड एस कह रहा है या कोई लेजिस्लेशन आ गया है, या आपको लगता है कि नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी बेटर, मोर रिलायबल इन केस आई चेंज द पॉलिसी। तो बाय नॉट फॉलोइंग पीयूसी मेथड यू आर नॉट फॉलोइंग एनी इंड एस और फॉलोइंग एनी लॉ एंड यू आर नॉट मेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल। देयरफॉर आप पीयूसी मेथड को बाय चेंजिंग द पॉलिसी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। या बाय डिस्क्लोजर, क्या हम केवल डिस्क्लोजर करके अपने पास से ये बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। इंड एस 1 आपको कहता है कि आप डिस्क्लोजर देके डेविएट हो सकते हैं, लेकिन वो वेरी रेयर केस में बोलता है, और वो भी तब बोलता है जब वो डिपार्चर आपको लगता है कि अगर मैंने इंड एस को फॉलो किया तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लगे कि मिसलीडिंग हो जाएंगे, तभी डिपार्चर अलाउड है। फिर ऐसे में हम रीजंस बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं। बट पीयूसी मेथड लगाने से आप ये कैसे कह देंगे कि हमारे पास डिपार्चर करने से, अगर नहीं करते हैं पीयूसी लगाना मिसलीडिंग है, तो गलत, तो ये गलत हो गया। हेंस आप पीयूसी मेथड अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एक ही केस था, नेग्लिजिबल अमाउंट होगा तो ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पीयूसी मेथड पर एनम बेसिस पर लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी आप हर साल लगाएंगे, क्वार्टरली लगाना जरूरी नहीं है। हर साल अपने पास आप इसको पर एनम बेसिस पर अप्लाई करेंगे। क्या ये ओन में लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली से पूछना पड़ेगा? तो दोनों मेथड अलाउड हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं और आप एक्चुअली के पास भी जा सकते हैं। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड है कि आप एक्चुअली के पास जाएं। तो यानी ये तो हो गया आपका पीयूसी मेथड की पहले शुरुआत कि साहब पीयूसी मेथड को आप हटा ना पाएंगे, बिल्कुल अंगद के पांव जैसा है, खड़ा रहेगा, और ये कब कब लगाना है हमने आपको बता दिया। अब आ गई इसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो कुछ बेसिक बातें हैं, हमें हमेशा अपने पास जब भी पीयूसी मेथड लगाना है, सबसे पहले स्टेप पर क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है अपने पास प्रोजेक्टेड बेनिफिट्स। अब बारी आती है प्रोजेक्टेड बेनिफिट हम कैसे निकालेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमने कहा आप अपने पास अपने इंप्लॉइज के क्या छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, सिमिलर इंप्लॉइज के ग्रुप बनाएंगे। भाई जैसे मान लो ये वो ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज है जिनकी 5 साल में ग्रेच्युटी है, ये वो ग्रुप ऑफ इंप्लॉय है जिनकी ग्रेच्युटी 10 साल में पेबल है, ऐसे करके आप ग्रुप बनाएंगे। नंबर 2, आप डेमोग्राफिक अजम्पशंस लगाएंगे। डेमोग्राफिक अजम्पशंस का क्या मतलब हो गया? देखेंगे कि इसमें से इनकी लेबर टर्नओवर रेट क्या है या इनका एट्रीशन रेट क्या है। भाई इस ग्रुप में से मान लो हमने कहा 100 इंप्लॉई हैं उस ग्रुप में, तो ये 100 में से जब तक ग्रेच्युटी का दिन आएगा बचेंगे कितने, हम अल्टीमेटली उसका लेबर टर्नओवर देखेंगे कि इतने रह जाएंगे, बाकी तो छोड़कर ही चले जाएंगे। फिर डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट्स, ये आमतौर पे एलआईसी के टेबल से होता है, हमने आपको दिखाया था कैसे एलआईसी के टेबल्स के अंदर से डेटा निकाल करके कंपनियां करती हैं। तो अपने पास आप डेथ रेट का डेटा उठाएंगे कि डेथ रेट से हम कैसे कैसे काम करेंगे। और फिर उसके बाद एक क्लेम रेट भी होता है कि भाई अगर आप अल्टीमेटली हो सकता है कि आदमी जिंदा भी रह जाए, नौकरी में भी रह जाए, बट क्लेम ही नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं क्लेम रेट्स।
इन पर बेस्ड आप अल्टीमेटली देखोगे कि आपके नेट कितने इंप्लॉइज हो जाएंगे। आप उन इंप्लॉइज के लिए ही प्रोजेक्टेड बेनिफिट को ढूंढोगे। हम जब ये अजम्पशन लगा रहे होते हैं तो हमें एक और भी अजम्पशन का सेट तैयार करना पड़ता है जिनका नाम है फाइनेंशियल अजम्पशंस। फाइनेंशियल अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं कि हमारी सैलरी उस ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज के लिए कितनी इंक्रीज होगी पर एनम। हम अपना एक बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं। ये सारे एस्टिमेट हम कब लेते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप अपने पास चेक करेंगे कि आपका सैलरी का एस्केलेशन रेट क्या है, फिर आप देखेंगे कि आपका डिस्काउंट रेट क्या है। डिस्काउंट रेट के लिए मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट रेट अगर ढूंढना पड़े हमको तो इंडिया में अगर हैं और आप इंडिया में आपकी जो सब्सिडरी है या आपका एसोसिएट है या आपका जॉइंट वेंचर जो है ये आउटसाइड इंडिया है और आप अपनी सब्सिडरी के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान देना, आप पेरेंट हैं, आप इंडिया में हैं, पर आप जिस सब्सिडरी को अपने साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं वो सब्सिडरी विदेश में है। तो डिस्काउंट रेट कौन सा लोगे? डिस्काउंट रेट लोगे हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट। यदि मान लीजिए आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं, पेरेंट के लिए, या आपका कोई विदेश से कोई नाता नहीं है, आप इंडिया में ही हैं और इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो यील्ड चल रही है आप उसका रेट यूज करोगे। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये कार्विन है। क्या हमने यहां पर लिखा कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड रेट ले लो, इंटरनेशनली ये यहां पर ये लिखा हुआ है? द आंसर इज नो। इंटरनेशनली उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अपने पास क्या करना है, हमेशा हमेशा हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ही रेट देखना है। बट हम अपने पास ये अजम्पशंस लगाते हैं और ये अजम्पशन भी हमने जब लगा दी तो उसके अलावा हमने आपसे कहा कि एक एक्सपेक्टेड रिटर्न का भी हम डेटा निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये हम किस पर प्लान करते हैं? ऑन प्लान एसेट्स, कि भाई प्लान एसेट पर ये कितना हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। मुझे फटाफट से बताओ ये किस पर बेस्ड कैलकुलेट की जाती है? तो आप देखते हो कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो गेन रियलाइज होने का या लॉसेस रियलाइज होने का। तो आप देखते हो साहब, आपको लगता है कि इतने परसेंट रियलाइज होंगे, ठीक है ना, प्लस आपको कितना इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी, कितना डिविडेंड इनकम मिल जाएगी। आप इस तरह से उसको प्लान करते हो। माइनस कितना आपकी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग फंड आएगी, इस प्लान एसेट को मैनेज करने की कितनी कॉस्ट आएगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने आपको यह भी बात बताई थी, इफ मिसिंग तो आप अपने सवालों में क्या यूज करेंगे? आप डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिस्काउंट रेट यूज कर लेंगे। जो आपने ऊपर डिस्काउंट रेट लिखा था वही डिस्काउंट रेट अपने पास आप यूज कर लेंगे। फिर मैंने एक बात और भी कही थी कि आपके पास कई बार ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है। मतलब वो कहता है हम साल में 2 बार इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ऐसे में आपको अपना एक नॉर्मलाइज्ड रेट ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन 30 जिसमें यह आया था, हमें नॉर्मलाइज्ड रेट देखना पड़ता है और उसका फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस रेट अंडर द रूट, और अंडर द रूट सॉल्व करने के बाद -1 कर देंगे तो क्या निकलाएगा? नॉर्मल रेट। ये आपका 6 मंथ का रेट निकलाएगा और इस 6 मंथ के रेट को आप अपने पास अप्लाई कर देंगे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनके ऊपर, जो प्लान एसेट्स होंगे उनके ऊपर। हालांकि मैंने आपसे कहा आमतौर पर आपका इंस्टीट्यूट आमतौर पर क्या यूज कर रहा होता है, वो नॉर्मलाइज के चक्कर में नहीं पड़ता, वो चुपचाप अपना डिस्काउंट रेट लगाता है ओपनिंग प्लान एसेट पर, उसका काम खत्म। बट दीज आर द अजम्पशन जो अपने पास हम ईयर एंड पर पहले करते हैं। क्या इन पर बेस्ड जो हमने ये डेटा निकाल लिया, ये मैंने सी तक लिखा, तो क्या इन पर बेस्ड हम लोग अपने पास प्रोजेक्टेड बेनिफिट ढूंढ लेंगे? तो प्रोजेक्टेड बेनिफिट कैसे निकालेंगे? हम अपने पास देखेंगे जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है जो अभी आजकल होगी, इनटू सैलरी एस्केलेशन रेट 1 प्लस एस्केलेशन रेट करके, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके रिटायरमेंट पर हैं, इनटू फॉर्मूला फॉर बेनिफिट्स।
जो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा हम उसको ढूंढेंगे। ये क्या निकल आएगा आपके पास? प्रोजेक्टेड बेनिफिट। कई बार इस प्रोजेक्टेड बेनिफिट पे लिमिट होती है, जैसे ग्रेच्युटी हमने निकाली, मान लो ग्रेच्युटी है, उन्होंने कहा जी मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी देंगे वो 5 लाख की देंगे, और प्रोजेक्टेड बेनिफिट आ रहा है 6 लाख। तो क्या हम 6 लाख से ही सवाल करते रहेंगे? द आंसर इज यस। 5 लाख की अपर लिमिट है, उसको इग्नोर कर देंगे, हम 6 लाख से ही सवाल करते रहेंगे। और ऐसे में जिस वर्ष में आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, उसके फर्दर कोई बेनिफिट एक्रू नहीं होगा। यानी उसके बाद आपने ना कोई सीएससी बुक करनी है, ना कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करनी है, फिर आपको कुछ और ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं। इस पर मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग अपने पास उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी फॉर द राइट नाउ प्रोजेक्टेड बेनिफिट जो होगा इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मैंने कहा ये मेरे पास सबसे पहला स्टेप था प्रोजेक्टेड बेनिफिट निकालने का। नीले पेन से लिखूंगा नंबर 2, कैलकुलेट एलोकेटेड बेनिफिट। ये बड़ा सिंपल है। प्रोजेक्टेड बेनिफिट जो आपने अपने पास निकाला था, इसको हम डिवाइड कर देंगे ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस। भाई अभी आपको उस बेनिफिट को लेने में कितने नंबर ऑफ ईयर हैं, ये आपका एलोकेटेड बेनिफिट है। मुझे फटाफट से बताओ, हम अपने पास इस पर बेस्ड क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हम इस पर बेस्ड अपने पास सीएससी कैलकुलेट करेंगे। तो सीएससी भी कैलकुलेट करेंगे, यानी करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम अपने पास हमेशा जब अपने पास काम करेंगे तो करंट सर्विस कॉस्ट कैसे लेंगे? मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो आपने अपना एलोकेटेड बेनिफिट को लिख दिया। हमने आपको ना ये पूरी डिटेल में बताया हुआ है, अभी आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए बता रहे हैं। अब रेट जो लेंगे, जो डिस्काउंट रेट है, उसका फैक्टर जो लेंगे, वो फैक्टर क्या होगा? जिस साल में वो पे करना है उस साल में 1, और उसके बाद जैसे 10% का फैक्टर हो तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 ये लेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके पीछे के कारण क्या है। मैंने ईयर बाय ईयर एक क्वेश्चन करके आपको दिखाया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, बट शॉर्ट में आपको अल्टीमेटली ये कर लेना चाहिए। इससे क्या निकल आएगी? इससे आपके पास सीएससी बुक हो जाएगी, और उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे? उस पर बेस्ड हम लोग अपने पास लायबिलिटी शीट बिल्ड करेंगे। मुझे फटाफट से बताइए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट लेंगे, प्लस सीएससी लेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस होगा। हम हर ईयर के लिए अपने पास ये शीट को तैयार करते रहेंगे। तो ये भी हमने आपको बताया था। हमने इस पर कुछ आपको जनरल एंट्रीज भी बताई थी, आओ उन एंट्रीज को भी देख लें, वो एंट्रीज क्या क्या थी। तो मुझे बताइए, सीएससी की कॉस्ट को डेबिट करेंगे, सीएससी अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट कॉस्ट भी लेंगे, ये किस पर लेंगे? ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ इनटू जो आपका डिस्काउंट का रेट होगा, जो लास्ट ईयर का डिस्काउंट का रेट होगा, हम उस पर बेस इसको इंटरेस्ट कॉस्ट को लेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट भी कहां चला जाएगा? ये एम्प्लॉय बेनिफिट में भी जा सकता है और ये फाइनेंस कॉस्ट में भी जा सकता है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में कोई डालता नहीं है। और ये दोनों क्रेडिट किस में हो जाएंगे? दीज विल गेट क्रेडिटेड टू डीबीओ, ये हमारे डीबीओ में चले जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास एक और भी समस्या आती है, वो क्या होता है? आपकी एक्चुरियल अजम्पशन बदल जाती है। जब आप फाइनेंशियल अजम्पशंस को चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में आकर चेंज कर देते हैं, तो मुझे बताओ तब हमारे पास क्या इफेक्ट आता है? हमारे पास तब डीबीओ का बैलेंस, आप लायबिलिटी शीट नई बनाते हैं, लायबिलिटी शीट नई के अंदर आपकी न्यू फेयर वैल्यू निकल आती है, न्यू फेयर वैल्यू ऑफ डीबीओ। बट आपका लेजर में जो बुक वैल्यू होती है वो अलग होती है, तो बुक वैल्यू का बैलेंस जो होता है वो कुछ और आ रहा होता है। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं एक्चुअली लॉस या गेन, या रीमेजरमेंट गेन और लॉस। मुझे ये बताओ ये कहां जाएंगे? अब वही बात आ गई, अगर ये एलटीईबी है तो पीएनएल में चला जाएगा, अगर ये पीईईबी है तो ये ओसीआई में चला जाएगा, और ओसीआई में जाएगा तो आइटम विच कैन नॉट बी रिसाइकिल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आमतौर पे आपके पास चूंकि पीईबी के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी?
तो एक्चुअली लॉस टू डीबीओ या डीबीओ टू एक्चुअली गेन। तो ये नहीं, आपको ये भी एक अपने पास एंट्री डालनी पड़ती है, बीइंग लॉस और गेन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे पास जो एजम्पशंस चेंज होती हैं उसकी वजह से भी आपके पास आता है। तो हम एंट्रीज ऑलरेडी आपको एक तो ये बता दी सीएससी आईसी की, एक मैंने एंट्री आपको बता दी एक्चुअली लॉस या एक्चुअली गेन की भी। फिर मैंने आपको बताया एक और भी पॉइंट, कई बार कंपनी मॉडिफिकेशंस कर देती है इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय। वो कहती है जो पेंशन है वो 10% नहीं होगी, 12% होगी, तो 2% से उसने बना दिया, इंक्रीज कर दिया इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर कभी भी मॉडिफिकेशन हो जाती है इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स। हम एडिशनल बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट्स। और ये हमारे पास 100% क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। मुझे बताओ AS 15 में आप इसको जब पढ़ते थे तो AS 15 में इसमें 2 पार्ट आते थे कि अगर ये वेस्ट हो चुकी है तो आप इसको 100% राइट ऑफ करते थे, और अगर ये अनवेस्टेड है तो आप उसको अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट में डेफर करते थे और ओवर द रिमाइंडर पीरियड में डालते थे। एक क्वेश्चन आपके पास था जिसमें उसने AS 15 के साथ इस कॉन्सेप्ट की तुलना मांग रखी है। तो मैंने ये पॉइंट इसलिए कवर कर लिया कि हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है आजकल कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन पुराने जमाने में होता था। आजकल का कॉन्सेप्ट क्या है, इंड एएस क्या बोलता है, इंड एएस कहता है 100% राइट ऑफ करो, चाहे वेस्टेड है चाहे नॉट वेस्टेड है, आपको 100% राइट ऑफ करना है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पास्ट सर्विस कॉस्ट की, पीएससी अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। मैं इंड एएस के हिसाब से कर रहा हूं इसलिए मैंने यूपीएससी डेबिट नहीं किया है, तो मैंने कहा पूरा का पूरा पीएससी यहां आ जाएगा और पीएससी भी अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर 100% राइट ऑफ कर दिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया एक और भी पॉइंट, मैंने कहा साहब कई बार कर्टेलमेंट भी होती है। कर्टेलमेंट मतलब जहां आप बेनिफिट कम कर देते हैं और ये अनफेवरेबल होता है किसको, टू एम्प्लॉइज। तो इसमें आप अपने पास क्या देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिड्यूस्ड, कि आपने कितने बेनिफिट्स रिड्यूस कर दिए आप उसको देखते हैं। अगर आपको बता देता है कि कितने रिड्यूस हुए हैं तो आप चुपचाप डीबीओ का अमाउंट डेबिट कर देंगे और ये कर्टेलमेंट में डाल देंगे, और कर्टेलमेंट अल्टीमेटली कहां चली जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर चली जाएगी एज अ गेन, ये हमारे पास गेन के रूप में चली जाएगी। मैंने आपको बताया था कई बार कर्टेलमेंट में हम कुछ प्लान एसेट्स भी होते हैं जो यूज कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो हम अपने पास क्या कर देंगे, कर्टेलमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट। अभी प्लान एसेट बताता हूं क्या होते हैं। तो मैंने कहा कर्टेलमेंट अल्टीमेटली ईबी में चला जाएगा, तो मैंने अपने पास कहा कि कर्टेलमेंट की भी आपको जनरल एंट्रीज रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है। यदि एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट पर आप उनको बेनिफिट पे करते हैं, तो बेनिफिट पे करने के लिए पहले तो आप प्लान एसेट को रियलाइज करते हैं। तो जब आप प्लान एसेट को रियलाइज करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, बेनिफिट पेड अकाउंट डेबिट्स टू प्लान एसेट्स, एंड देन आप प्लान एसेट्स को पेमेंट यूज करेंगे पे करने के लिए, तो डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बेनिफिट पेड। इसका मतलब ये असल में क्या है, ये बैंक अकाउंट है, तो आपने एंट्री डाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स और बाद में आपने एंट्री डाली है डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अल्टीमेटली आपके पास बेनिफिट पेड का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्रकार से हो जाता है। प्लान एसेट ओनली मींस कि आपने वो पैसे जोड़ रखे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि प्लान एसेट में और भी कंट्रीब्यूट करो, तो कंट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी, प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट है। इसका मतलब हम अपने पास यहां पर प्लान एसेट में पैसा क्या कर देते हैं, ऐड भी करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको हमेशा बताया जाता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसमें एक सवाल आता है कि क्या एक्चुअली में अगर गेन आ जाए तो क्या हम अपना कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, फटाफट से बताएं। द आंसर इज नो। आपको अपना कंट्रीब्यूशन वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा। ओके, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं।
फिर मैंने बताया कि आपको अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न की भी इनकम बुक करनी पड़ती है ऑन प्लान एसेट्स। तो प्लान एसेट के ऊपर आप जब एंट्री बुक करते हैं तो एंट्री होती है प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। यही आपका अल्टीमेटली कहां चला जाता है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट को नेट कर देता है, और नेट करने के बाद आप उसको अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट में या फाइनेंस कॉस्ट में, मैंने कहा था इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट में भी जा सकती है, तो आप अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न से इस एंट्री को भी जनरलाइज कर देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एक सीलिंग एडजस्टमेंट भी चेक करनी पड़ती है। सीलिंग एडजस्टमेंट क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास प्लान एसेट का अमाउंट डीबीओ से ज्यादा है एट ईयर एंड अगर मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट is lower than excess amount। तो ऐसा अगर होता है, मैंने आपको इसमें वो एग्जांपल भी दिया था कि कैसे रिवॉर्ड पॉइंट के अंदर फेयर वैल्यूएशन की जाती है और उसकी वजह से ऐसा बिल्कुल सेम पॉइंट यहां पर आ गया, तो हम अपने पास उसको सीलिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। सीलिंग एडजस्टमेंट जब होती है तो इससे प्लान एसेट कम हो जाते हैं और सीलिंग एडजस्टमेंट डेबिट हो जाती है। सीलिंग एडजस्टमेंट भी अल्टीमेटली ओसीआई का पार्ट बन जाती है, और अगर मैं पीईबी की बात करूं और अगर एलटीबी है तो ये हमारे पास पीएनएल का पार्ट बन जाती है। तो यानी दिस इज बेसिकली योर सीलिंग एडजस्टमेंट। मैंने आपको कहा कि इसके अलावा एक हमने और भी आपके साथ बात करी थी, उसको हम अपने पास अलग पेन से लिख देते हैं, वो है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मैंने आपको बताया था कि आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर एक एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट होगा जिसमें आप सारी चीजों को ले आओगे, सीएससी ले आओगे, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ले आओगे, नेट कर्टेलमेंट का गेन लॉस ले आओगे, पीएससी ले आओगे, ये चारों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर ओसीआई के अंदर भी आप आइटम ट्रांसफर कर देंगे, आइटम्स एक्चुअली लॉस और गेन विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। इसमें एक्चुअली गेन और लॉस ऑन डीबीओ आ जाएगा, एक्चुअली गेन और लॉस ऑन प्लान एसेट आ जाएगा, और सीलिंग एडजस्टमेंट का लॉस इफ एनी है तो वो भी साथ में चला आएगा। फिर मैंने कहा बैलेंस शीट में आप अपने पास नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन के अंदर नेट डीबीओ लिखोगे। व्हेन आई से नेट डीबीओ, इसका मतलब डीबीओ में से प्लान एसेट माइनस करके जो एक्सेस लायबिलिटी है वो लिखोगे। या अपने पास आप अदर फाइनेंशियल एसेट, नॉन करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट में, अदर फाइनेंशियल एसेट में अपने पास आप क्या लिख दोगे, नेट फंड ऑफ डीबीओ। तो ये कब होगा, जब आपका प्लान एसेट ज्यादा होगा और डीबीओ कम होगा। तो जितने रुपए से आपका वो ज्यादा है आफ्टर सीलिंग एडजस्टमेंट, वो अमाउंट आपके पास यहां पर रिपोर्ट हो जाएगा इन बैलेंस शीट्स। और डिस्क्लोजर कौन कौन से करने हैं, आपको नेम ऑफ द फंड बताना होता है कि आपका फंड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको एजम्पशन बतानी है, एक्चुअली की डेमोग्राफिक एजम्पशंस क्या थी, फाइनेंशियल एजम्पशंस क्या थी, आपको एक रिकंसिलेशन शीट देनी पड़ती है, मैंने दिखाया था कंपनियों में कैसे होती है, ऑफ द प्लान एसेट। एक और रिकंसिलेशन शीट देनी पड़ती है किसकी, ऑफ डीबीओ। इसके अलावा आपको अपने एक्सपेंसेस की डिटेल देनी पड़ती है कि एक्सपेंसेस में क्या क्या है, आपको अपने ओसीआई की भी डिटेल देनी पड़ती है कि ओसीआई में क्या क्या है, आपको अपने प्लान एसेट की भी डिटेल देनी पड़ती है कि प्लान एसेट में क्या क्या है, प्लान एसेट के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितना कैश है, कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, कितना कुछ और है, ये भी हमको अपने पास बताना पड़ता है। तो दिस इज द टोटल क्वेश्चन, मतलब टोटल पॉइंट है आपके पास। तो मेरे ख्याल से अगर हम कहें तो इतना पॉइंट, अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखे हैं तो ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर आपको ये वीडियो का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा हुआ था तो आप इस वीडियो का पूरा फायदा ले सकते हैं, और लास्ट में अपने पास आप क्विकली कभी भी स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे तो सारी मुख्य बातें हमने इसके अंदर दोबारा डाल दी। और मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस हैं, जोन जोन से क्वेश्चंस आपने करने हैं, जिन जिन को मैंने बोल्डली हाईलाइट कर रखा है, आपको ये क्वेश्चंस ही एग्जाम के लिए करके जाने हैं, बाकी क्वेश्चंस करने का आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। यानी इतने क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा हम प्रोत्साहित करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं आपको सभी कुछ करना चाहिए। तो आप अपने पास अब ये स्लाइड्स और ये क्वेश्चन का जो शीट है, ये दोनों आप क्वेश्चन की शीट तो फोटो खींच लो
और स्लाइड्स जो हैं हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर डाल देंगे, आप अपने पास उसको जब चाहे बाद में देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। नेकपाल सेशन ऑफ होगा।